ओवैसी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड का विरोध करेगा वो पछताएगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी ये इनकी सोच है जी। पूरा आइडिया इनका था जी ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया। जी तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? जी किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया, जी जब ये डेटा मांगा गया जी उसको भी किसने रोका? बच्चे प्लीज क्लियर सी बात है। जी ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जी इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी मुझसे क्यों पूछते हैं? आप किसी भी एक मिनट रुकिए जी, आप एक मुझसे मिनट क्यों पूछते हैं? आप ऐसे करिए ना, जी। किसी भी सीईओ से जाके पूछिए, जी वो आपको बता देगा। माइक ऊपर करो अर्चना, वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, जी। इनके कौन से लीडर फोन करते हैं, बता देगा। मुझसे क्या पूछते हैं? राहुल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जैसे जैसे राजनीतिक दलों की यहां पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आती जा रही हैं, वैसे ही पिछले दिनों जिस तरीके से मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगी इलेक्टोरल बॉन्ड पर फटकार अब गले की फांस बन चुकी है। वर्ष 2017 में लाई गई इस प्रक्रिया के माध्यम से चुनावी चंदे का लेन देन किया जाता था, लेकिन इस दौरान करीब 6 सालों तक चले पूरे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि चुनावी बॉन्ड लेने का, जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का ये अधिकार का जो आरटीआई अधिकार अधिनियम होता है, ये तरीका उससे बाहर है और कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक तरीके से काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि वर्ष 2017 में ये कानून बनाया गया था और उसके बाद ऐसा प्रावधान किया गया कि 20,000 रुपए से अधिक चंदा देने वाली किसी भी कंपनी का यहाँ पर कोई भी जो डाटा था वो सार्वजनिक नहीं किया गया। ऐसे में 95% चंदा अकेली भारतीय जनता पार्टी को पिछले 6 वर्षों में मिलता है। विपक्ष इस मुद्दे को मुखरता से उठाता है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अपने मित्रों को मोदी सरकार यहां पर देश के संसाधन लुटा रही है। रेल से लेकर तेल से तक और जल से लेकर जंगल तक यहां पर तमाम चीजें चुनिंदा मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड इसीलिए सरकार ने एक नई प्रक्रिया शुरू की थी। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस पूरे मामले के ऊपर सफाई पेश करने के लिए आना पड़ा। देश की एक प्रमुख समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काले धन का चुनाव के दौरान प्रवाह होता था, उससे रोकने के लिए हमने ये प्रक्रिया शुरू की ताकि सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य किसी भी जांच एजेंसी को यदि किसी प्रकार की डेटा की आवश्यकता पड़े तो प्राइवेट रूप से वो उस डेटा का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब मुश्किलें इस कदर बढ़ती आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो छप्पर फाड़ चंदा मिला है, आखिरकार ये चंदा आया कहां से? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज़ रूम में मौजूद हूं, तमाम सहयोगी मेरे साथ है। सबसे पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, प्रवक्ताओं से काम नहीं चला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर के सफाई पेश करनी पड़ी है और उन्होंने कहा है कि आदमी कई बार जब कदम उठाता है तो सभी निर्णय सही नहीं होते, इस पर सोच विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हमने जो है काले धन को रोकने के लिए ये कदम उठाए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब से ये मुद्दा निकलकर सामने आया तभी से ये बात कही जा रही है कि क्या बीजेपी ने खुद को कह सकते हैं कि अधिक चंदा दिए जाने के लिए ये सब चीज़ों का कह सकते हैं इस्तेमाल किया है। क्योंकि अगर चंदे की आप पूरी की पूरी लिस्ट को देखेंगे तो उसमें से 95% जो चंदा मिला है वो बीजेपी को मिला है। तो ऐसे में राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्षी नेता उन्होंने एक सुर में ये बात बोली कि बीजेपी एक तरीके से लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया उसको ख़त्म करना चाहती है और जिस तरह से चंदे का जो खेल हुआ है पूरे उसमें वो ये बताता है कि कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक तरीके से ये पूरे का पूरा प्रोसेस किया गया है। क्योंकि इसमें जिन्होंने भी चंदा दिया है उनको जो है धंधा देने का काम पीएम मोदी सरकार ने किया है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उठाते रहे और राहुल गांधी भी ये बात कहते रहे कि देखिए किस तरह से अब पीएम मोदी को सामने आकर इसके ऊपर सफाई पेश करनी पड़ रही है कि देखिए भले ही इसमें भी बहुत सुधार की गुंजाइश हो लेकिन उनकी मंशा कहीं भी गलत नहीं थी। तो ऐसे
में सिर्फ ये कह देना भर काफ़ी होगा, क्योंकि 14-15 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर जब ईडी छापेमारी करती है उसके बाद वो चंदा देती हुई नजर आती है और वो चंदा जो है बीजेपी के खाते में जाता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात ये भी हो रही है कि क्या ईडी और सीबीआई को डराने धमकाने के लिए रखा हुआ है ताकि वसूली की जा सके, और इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो विपक्षी नेताओं ने लगाए हैं। और अब देखिए कई बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम निकलकर सामने आता है कि उनसे शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि वो जो है बीजेपी को चंदा देंगे, लेकिन जिस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हुआ उन्होंने भी चंदा बीजेपी के खाते में जमा किया है। अब ऐसे में क्या वाकई जो पीएम मोदी कह रहे हैं क्या वो जो है एक तरीके से डिफेंसिव रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो रक्षात्मक जो तरीका है उसको अपनाते हुए नजर आ रहा है? अगर ऐसा है तो वाकई बीजेपी को भी लग रहा है कि ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है उनके कह सकते हैं कि जो उनका जो मुश्किलात हैं उसको बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। अमन जी, उन्होंने जिस तरीके से ये कहा है कि बड़े नोट जो हमने बंद करने का फैसला किया, 1000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला किया, लेकिन 2000 के नोट शुरू कर दिए गए। उन्होंने कहा है कि हमने बड़े नोट इसलिए बंद किए ताकि धारा प्रवाह जो है, कैश फ्लो जो है उसको रोका जा सके, और कहीं ना कहीं जो चुनाव में बड़े पैमाने पर जो इस्तेमाल किया जाता है, जो पैसा इस्तेमाल किया जाता है उस पर रोक लगाई जाए। 37% चंदा प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को मिला है, बाकी जो कहीं ना कहीं 63% जो चंदा है वो दूसरी पार्टियों को मिला है। क्या ये चीजें देश के सामने इस तरीके से पेश करने से कहीं ना कहीं भाजपा अपनी जो साफ छवि उसको बरकरार रख पाएगी? देखिए बिल्कुल, और बड़े नोट की बात कर रहे हैं तो 2000 रुपए का नोट कांग्रेस के समय में था नहीं, बीजेपी के समय में ही था। अगर वो खत्म करना चाहते थे ठीक है, 500 या 100 रुपए के नोट जो थे वही चलाते, चलन में वही रखते, लेकिन उन्होंने जिस तरह 2000 रुपए का नोट लेकर आया और जिस तरह से कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि भाई अब ये भी नोट जो है वो चलन से बाहर होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो स्टैंड लिया वो कहीं ना कहीं अपने स्टैंड पे ही खरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहा। अब देखिए जिस तरह से पीएम मोदी ये सब बात रख रहे हैं वो बात उतनी हजम नहीं हो पा रही, गले के नीचे नहीं उतर पा रही, क्योंकि पूरी की पूरी मंशा पे अब सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने सारा प्रोसेस जल्दबाजी में शुरू किया या फिर अपने फायदे के लिए शुरू किया। क्योंकि जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे लगते हैं वो आपको जब कह सकते हैं कि धन देते हैं, पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। और ऐसे में जो मेघा कंपनी है उसके ऊपर आप देखिए किस तरह से सीबीआई अब अलर्ट मोड पे आ गई। तो ये कई तरह के सवाल हैं जो बीजेपी को कह सकते हैं सवालों घेरे में खड़ा करें, और साथ में मोदी सरकार को भी, उनकी नीतियों को भी, फैसलों को भी। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया है जिसके ऊपर लगातार मोदी सरकार के ऊपर वो हमलावर है, और देखिए अब पीएम मोदी को खुद सामने आकर इसके ऊपर सफाई पेश करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, अब लोकसभा चुनाव से पहले उनको खुद ही सामने आना पड़ा है और इस पूरे मुद्दे पर सफाई पेश करनी पड़ी है। माही से अगला सवाल लेंगे। माही, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि 3612 दिनों के बाद प्रधानमंत्री ने मीडिया को कोई इंटरव्यू दिया है, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में कहा जा सकता है। और पीएम नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से मणिपुर पे शांत थे और अब इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुनाव नजदीक है, अब इस पे आके मुखर तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी पर अब क्वेश्चन मार्क भी लग रहा है। अब ऐसे में आप देखिएगा राहुल गांधी जिस तरीके से ये बात बोलते हुए नजर आए थे कि ये इनका कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्होंने काला धन वापस लाने की कोशिश की थी और उसकी बात भी की थी, लेकिन उन्होंने उस सारी चीजों पर खरे उतरते हुए नहीं नजर आए। आप देख लीजिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की थी, आप उसमें देखिए काफी ऐसे मामले थे। उन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए वापस आएंगे, 1000-2000 नोट बंद करने की बात पीएम मोदी ने की, लेकिन वो सब एक तरीके की जुमलेबाजी देखने को मिल रही है। आप देखिए कि 2000 का नोट उन्होंने बंद जरूर किया है, लेकिन उसके बाद कितने काले धन वापस आए हैं। तो इस देश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बहुत सारे घपले किए हैं, जिसपे विपक्ष लगातार हमलावर है। और विपक्ष ने देखिए इतना चंदा नहीं लिया था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लिया। जब 30 करोड़ का चंदा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले शुरू किया था, राहुल गांधी के अकाउंट में आया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस चंदे को भी फ्रीज कर दिया। तो ऐसे में दिखाई दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार अपनी खामियों को छुपाकर और कांग्रेस की खामियों को उजागर करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अपनी खामियों को छुपा करके कहीं ना कहीं विपक्ष पर उल्टा ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है कि पहले के जमाने में ऐसा होता था जब पार्टियों को चंदा मिलता था और उसका कोई विवरण साझा नहीं किया जाता था। कहीं ना कहीं हमने इस मामले में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये कदम उठाया है और
ये फैसला लिया गया है। अबरार से छोटा सवाल रहेगा, अबरार, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला है, प्रधानमंत्री को सफाई पेश करनी पड़ रही है, क्या विपक्ष इस मुद्दे को और ज़्यादा मुखर तरीके से उठाएगा? बिल्कुल, विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को जो है जिस मुखरता के साथ, मुखरता नहीं कह सकते आप, क्योंकि विपक्ष ने इस मामले को लेकर के उस तरीके से एकजुटता नहीं दिखाई है। कई ऐसे दल हैं जो इस मुद्दे पर बोलते ही नज़र नहीं आए। राहुल गांधी की बात करें या फिर अन्य एक दो चेहरों की बात करें, उन्होंने ज़रूर इस मामले को लेकर के पुरजोर ढंग से जो है विरोध अपना दर्ज करवाया था, लेकिन विपक्ष के भीतर एकजुटता नहीं है। कई ऐसे मुद्दे रहते हैं जिन पर ख़ास करके नवीन पटनायक हो या ममता बनर्जी हो, मायावती हो, इन जैसे चेहरों का साथ नहीं मिलता है, और फिर यही वजह रहती है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्कैंडल के करने के बावजूद भी आसानी से निकल पाती है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकजुटता ना होने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी जो है उन तमाम कमियों को छुपा पा रही है और कहीं ना कहीं जनता के बीच उसको उस तरीके से आने भी नहीं दे पा रही है। अब देखिए कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस ढंग से राहुल गांधी ने तमाम बातें रखी थी, क्या उतनी मजबूती से कोई और नेता ने रखी? बिल्कुल भी नहीं रखी। तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा जो है मुखरता से विपक्ष को इन तमाम बातों को उठाना पड़ेगा। अभी भी मौका है, चूँकि चुनाव नज़दीक है और जाहिर सी बात है कि चुनाव से ठीक है इन वक्त पहले अगर इतना बड़ा मुद्दा, अगर आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर विपक्ष में होती तो बीजेपी आज सड़कों पर होती, कई प्रदर्शन हो रहे होते, लेकिन विपक्ष के द्वारा आपको कोई भी चीज़ सड़कों पर नज़र नहीं आती है। मात्र जो है सोशल मीडिया या ट्विटर, एक्स पर पोस्ट करके वो अपना जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जनता के बीच में उनके जो आप कह सकते हैं कि लिए जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ और ज़्यादा जो है प्रमुखता से इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब विपक्ष को सड़कों पर उतारकर इस पूरे मुद्दे का पर्दाफाश करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी उसके बाद लगातार मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार चुनाव में इसका कितना नुकसान होता है और क्या विपक्ष इस पूरे मुद्दे को और आगे मुखरता से उठा पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।